बहुत ही रेयर ऐसी कोई स्टोरी होती है जिसको एक्सप्लेन करते टाइम मुझे बहुत अजीब सा फील हुआ हो। मैं खुद डिप्रेशन में जा चुका हूँ उस स्टोरी को लिखते टाइम, उस स्टोरी को रीड करते टाइम। और आज की ये स्टोरी बिल्कुल वैसी ही है। बट उससे पहले 2024 की हमारी ये अंतिम वीडियो होने वाली है। और सच कहूँ तो इन 27 सालों की ज़िंदगी में 2024 मेरे लिए सबसे गंदा रहा है। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं। कभी मौका मिला तो आपसे इसके बारे में डिस्कस जरूर करूंगा। ये साल भी खत्म हो गया, 2025 आने वाला है। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपके ऊपर कृपा बनाकर रखे। बट 2024 के अंतिम कुछ दिनों को अच्छा बनाने के लिए आप इस वीडियो के ऊपर एक लाइक दे सकते हैं, कमेंट्स में पिक में लिख सकते हैं, सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। मुझे अच्छा फील होगा। लेट्स डाइव इन। मेरी इस स्टोरी को समझने के लिए हमें अमेरिका के वॉशिंगटन में बने हुए एवरेट शहर में जाना पड़ेगा। और दिन था 16 जनवरी 1984 का, जब रेचल बरखाइमर नाम की एक लड़की का यहाँ जन्म हुआ। रेचल के माता पिता बिल और डिनाइस, उनकी पहले से ही एक और लड़की थी। और जब रेचल पैदा हुई तो इनको लगा कि इनका परिवार पूरा हो चुका है, अब बस इनको स्टॉप लगा देना चाहिए। लेकिन 2 सालों के बाद, मतलब कि जब रेचल 2 साल की हो चुकी थी, तब रेचल के माता पिता को लगने लगा कि उनकी एक छोटी बेटी रेचल, कुछ दिक्कत है इसको, क्योंकि ना तो ठीक से सुन पा रही है और ना ही इसने अभी तक कुछ बोलना शुरू किया है। ये उसको उठाकर डॉक्टर के पास लेकर गए। बट जब डॉक्टर ने इसका पूरा चेकअप किया तो वो बिल्कुल नॉर्मल। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी ताकि वो कुछ बोल सके और खुद भी सुन सके। और उसके बाद रेचल बिल्कुल एक नॉर्मल लड़की बन चुकी थी। रेचल ने बोलना भी शुरू किया, रेचल अब सुन भी सकती थी। बट धीरे धीरे रेचल के बड़े होने के साथ इसके माता पिता को पता चला कि रेचल के बहुत सारे इमेजिनरी दोस्त भी हैं। मतलब वो किसी से भी हवा के अंदर बातें कर सकती है। स्कूल के अंदर भी बैठे बैठे क्लास के अंदर वो अपने इमेजिनरी दोस्तों से उंगलियां हिला हिला कर उनसे बातें करती। और ये चीज उसके टीचर्स को भी परेशान कर रही थी। उसके माता पिता यानी कि बिल और डिनाइस इससे बहुत ज्यादा परेशान थे कि रेचल आखिर ऐसा क्यों कर रही है। खैर, धीरे धीरे बड़े होते होते रेचल को भी पता चला, उसके साथ उसके दोस्तों को और माता पिता को भी पता चला कि रेचल एक बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है। वो किसी की भी मिमिक्री, किसी की भी नकल बहुत अच्छे से कर सकती है। और जो भी कोई उससे मिलता, उसके इजी सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए उसको एक्ट करने के लिए कहता कि उसकी मिमिक्री करके दिखाओ, उसके जैसे बोल के दिखाओ। और ये रेचल को ये चीज बहुत ज्यादा पसंद थी। धीरे धीरे और टाइम बीतने के साथ रेचल की उम्र और बड़ी हुई। बट उसकी हाइट सिर्फ 4 फुट 11 इंच के ऊपर ही अटक गई। उससे वो ज्यादा बड़ी हो ही नहीं पाई। उसने बहुत कसरत करी, उसने बहुत सारी इस चीज की प्रैक्टिस भी करी, लेकिन उसकी हाइट यहीं पर अटक चुकी थी। इसलिए उसने 4 इंच के जूते पहनने शुरू कर दिए, जिनकी 4 इंच की हील थी। वो जूते वो लिटरली हर जगह पहनती और सबको ऐसा लगने लगा कि हाँ, हाइट उसकी अब ऊंची हो चुकी है, क्योंकि हर किसी ने उसको हमेशा इन्हीं जूतों के अंदर देखा। बट किसी को भी नहीं पता था कि वो 4 इंच मोटे हील वाले जूते पहनती है। खैर, रेचल के बहुत सारे अच्छे दोस्त भी बने जो उसके लिए वेल विशर थे और रेचल भी उनके लिए वेल विशर थी। इनफैक्ट रेचल अपने स्कूल के दोस्तों को बिना बात के उनको लेटर्स वगैरह लिखती, उनको फोन कॉल वगैरह करती, स्पेशल किसी फोन बूथ पर जाकर सिर्फ उनका हालचाल पूछने के लिए और बताने के लिए कि वो उनको कितना प्यार करती है और उन सभी के साथ रहना उसको कितना पसंद है। और ये चीज उसके दोस्तों को भी बहुत पसंद आती। इनफैक्ट रेचल के बहुत सारे दोस्त हो चुके थे और ये चीज उसके माता पिता को भी बहुत पसंद थी कि हाँ, उनकी बेटी रेचल अब बहुत अच्छे से अपनी लाइफ के अंदर घुल मिल चुकी है। उसके अच्छे खासे दोस्त बन चुके हैं। अब वो पहले की तरह उदास उदास नहीं रहती। रेचल का सबसे अच्छा दोस्त कॉरी हेन्स, और रेचल इसके साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करती। इनफैक्ट जब वो दोनों साथ नहीं होते तो ये दोनों सारा दिन फोन के ऊपर लगे रहते। स्पेशल रेचल ने अपने पिता से लड़ झगड़ कर घर के अंदर फोन मंगवाया कि हाँ, मुझे मेरे दोस्तों से बात करनी है, मुझे फोन चाहिए। और उसके पिता ने फोन लगवा भी दिया और ये सारा दिन रेचल अपने दोस्तों से बातें करती, स्पेशली कॉरी हेन्स के साथ। इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा प्योर, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं, बस एक अच्छे दोस्त वाला रिलेशनशिप। और ये चीज सबको बहुत ज्यादा पसंद भी थी। बट ये रिलेशनशिप बहुत लंबे टाइम तक नहीं चला, क्योंकि जब रेचल अपने स्कूल के लास्ट ईयर में थी उस टाइम पर कॉरी हेन्स अपने एक दोस्त के साथ अपनी गाड़ी के अंदर जा रहा था कहीं। बट बीच में ही गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और इस एक्सीडेंट के अंदर कॉरी हेन्स मर चुका था। और जैसे ही ये बात रेचल को पता लगी, उसके दोस्तों ने उसको फोन करके बताया रेचल, कॉरी के साथ ये सब कुछ हो गया है। रेचल लिटरली फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने माता पिता को भी बताया और वो पूरे तरीके से अपना कंट्रोल खो चुकी थी। रेचल पूरा पूरा दिन बैठकर अपने कमरे के अंदर अपनी और कॉरी की जो फोटोज वगैरह थी उनको देख देख कर रोती रहती, पूरा पूरा दिन रोती रहती। उसने खाना पीना तक छोड़ दिया। बट फाइनली उसके माता पिता ने उसको समझाया, उसके और दोस्तों ने आकर उसको समझाया कि जिंदगी है, ऐसे ही चलती रहेगी, और नए आ जाएंगे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपनी लाइफ को कंटिन्यू करो। खैर, वो स्कूल का लास्ट ईयर भी खत्म हो गया और इस लास्ट ईयर के खत्म होते होते कोरी के 4 और दोस्त
बहुत ही अजीब रूप से मारे जा चुके थे, उनकी भी मौत हो चुकी थी बहुत ही अजीब से हालातों के अंदर। इनफैक्ट दो ने तो घर के अंदर अपनी जान ले ली थी। अब बेचारी रेचल को ऐसा लगने लगा कि जो भी उसका दोस्त बनता है वो मारा जाता है और ये सबके लिए यही मनहूस है, ये जिसके साथ अपना लिंक बनाती है वही अपनी जान ले लेता है। ऐसा इसके साथ क्यों है? या तो वो मर जाएगा या फिर खुद अपनी जान ले लेगा, ऐसा क्यों है? ये चीज रेचल को भी समझ नहीं आ रही थी। इनफैक्ट इस चीज का रेचल के ऊपर इतना गंदा असर पड़ा कि उसने अपनी पढ़ाई लिखाई तक छोड़ दी। उसके ग्रेड्स बहुत ज्यादा सडन ड्रॉप आ चुका था उनके अंदर, वो बहुत ज्यादा खराब आ रहे थे और यहाँ तक कि रेचल ने तो अपना स्कूल भी छोड़ दिया। और इस बात से उसके माता पिता ऑब्वियसली बहुत ज्यादा नाराज थे कि उनकी बेटी स्कूल छोड़कर ऐसे घर बैठी है। बट अंदर ही अंदर वो भी समझ रहे थे कि उनकी बेटी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, क्योंकि उनको भी ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ उनकी बेटी के अंदर है या फिर कुछ ना कुछ स्कूल के अंदर है। जो भी रेचल का दोस्त बनता है वो मारा जाता है। सन 2002 तक आते आते रेचल ने अपना स्कूल छोड़ा था और स्कूल छोड़ने के बाद उसने साइड में एक पिज्जा कॉर्नर के ऊपर नौकरी करना शुरू कर दिया। बट उसको वो नौकरी भी पसंद नहीं आई, उसने वो नौकरी भी छोड़ दी और बाद में वो घर घर जाकर लोगों के बच्चों का ध्यान रखने लगी, बेबी सिटिंग करने लगी। बट जब वो बेबी सिटिंग नहीं कर रही होती, वो अपने घर के कमरे में, अपने कमरे में कूद के अपने दोस्तों की फोटोज को देख देख कर बहुत डीपली रो रही होती। बट सडनली एक दिन रेचल के पिता को एक चीज महसूस हुई कि उसके फोन का, जो घर पर उसने फोन लगाया था, उसके फोन का बिल एकदम से बहुत ज्यादा हाई आया है। पिछले महीनों में जो रेगुलर बिल भरता आ रहा था उससे बहुत ज्यादा हाई आया हुआ है। तो उसने जैसे अपने कॉल रिकॉर्ड्स की स्टेटमेंट मंगवाई कि उसका बिल इतना ज्यादा क्यों आया है, तब उसको एक नंबर ये दिखा जिसके ऊपर बहुत ज्यादा देर तक, घंटों घंटों तक बातें की गई थी। और जब उसके पिता ने जाकर रेचल के साथ कॉन्फ्रंट किया कि नंबर किसका है, इसके ऊपर क्या तुमने बात की हुई है, तो रेचल ने कहा कि हाँ, ये मेरे दोस्त है जॉन डिगी एंडरसन और उसी से मैंने बात की है। ये असल में कैदी है, एक जेल के अंदर बंद है, बट मैं और डिगी आपस में रिलेशनशिप के अंदर हैं और वो मेरा एक अच्छा बॉयफ्रेंड है। रेचल ने बताया कि वो और डिगी तकरीबन 1 साल पहले एक हाई स्कूल पार्टी में मिले थे और उसके बाद से ये दोनों क्लोज आए, आपस में रिलेशनशिप में आए। लेकिन उसके बाद जॉन डिगी एंडरसन, उसके ऊपर चोरी वगैरह के कोई आरोप लगे और पुलिस उसको छप कर ले गई अपने साथ और अब डिगी जेल के अंदर ही है। बट जब भी हमें टाइम मिलता है हम घंटों घंटों जेल के अंदर ही वो मुझसे बातें करता है और मैं उसको फोन कर लेती हूँ अपने फोन से, इसलिए आज हमारे फोन का बिल बहुत ज्यादा आया हुआ है। रेचल ने अपने पिता को समझाया कि पापा, आप जैसा सोच रहे हैं डिगी के बारे में, वो डिगी बिल्कुल भी वैसा नहीं है। पुलिस वालों ने उसके ऊपर गलत चार्जेस लगाए हुए हैं, मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड किया है, मुझे पता है डिगी बहुत अच्छा लड़का है और जब वो जेल से बाहर आएगा वो अपना अच्छा करियर सेट करेगा और मैं भी उसकी हेल्प करूंगी उसमें। हम दोनों मिलके अपनी लाइफ सेटल करना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली ये बात सुनकर कोई भी पिता खुश तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की खुशी की तरफ देख रहे थे कि हाँ, उसकी बेटी खुश है इस वजह से तो कोई दिक्कत नहीं है। वो उसके सपोर्ट में खड़े हुए कि हाँ बेटी, जो भी तुमको ठीक लग रहा है तुम वैसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारी सपोर्ट में हूँ। इस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद ही डिगी जमानत के ऊपर जेल से बाहर आ गया और जैसे ही वो जेल से बाहर आया, रेचल भी अपने घर से निकल कर सारा दिन डिगी के पास जाकर अपना टाइम स्पेंड करने लगी। रेचल के परिवार वालों को भी ठीक लग रहा था कि हाँ, उनकी बेटी खुश है, बाहर जाती है, दोस्तों से मिलती है, उसका भी मन ठीक रहता है, पहले की तरह वो उदास नहीं रहती। बट ये जो डिगी, इसका दोस्त, इसका सर्कल, सिरे के बर्बाद आदमी इसके अंदर शामिल हुए पड़े थे। लिटरली ये पूरा का पूरा ग्रुप जिसके अंदर ये डिगी उनका लीडर था और उस डिगी की गर्लफ्रेंड यानी कि रेचल, ये पूरा का पूरा ग्रुप सारा दिन या तो नशे पतों का काम करता या फिर नशे पते बेचने का काम करता या फिर कहीं छोटी मोटी चोरी चकारी कर ली, उससे इनका ग्रुप चल रहा था और इस काम को करने में इस पूरे ग्रुप को बहुत मजा भी आ रहा था। ऑब्वियसली इस ग्रुप का लीडर डिगी, उसने अपने इस ग्रुप का नाम रखा हुआ था नॉर्थ वेस्ट माफिया और इस ग्रुप की प्रिंसेस रेचल, जो कि डिगी की गर्लफ्रेंड थी, ऑब्वियसली उसको भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती उस पूरे ग्रुप के अंदर। डिगी जो भी कहता अपने किसी भी चेले चपटे को, वो उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे। जब रेचल ने अपने माता पिता को डिगी और उसके ग्रुप के बारे में बताया तो ऑब्वियसली कोई भी माता पिता अपनी बेटी को इस तरीके के ग्रुप में शामिल नहीं होने देगा। बट रेचल के माता पिता ने रेचल को बहुत ही लीलियंट वे में समझाने की कोशिश करी कि देखो वो लोग ठीक नहीं हैं, वो सारे के सारे बर्बाद बाबूजी हैं, आप उनके ग्रुप के अंदर शामिल मत हो, आप उनके साथ थोड़ी दूरी बनाकर रखो क्योंकि आपका फ्यूचर अलग है, उन लोगों का फ्यूचर अलग है। उसके पेरेंट्स बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे। बट रेचल को लग रहा था कि उसके माता पिता उसकी जिंदगी के अंदर रोड़ा बन रहे हैं, वो उसको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, वो उसकी खुशी नहीं चाहते। तो इसीलिए रेचल ने अपने माता पिता को कह दिया कि मैं तो डिगी के साथ रहूंगी, वो जो भी करेगा मैं उसको सपोर्ट करूंगी। तब 2002 में ही एक दिन रेचल जब अपने घर आई तो वो बहुत ज्यादा खुश मिजाज लग रही थी। उसने सबसे पहले आते अपने माता पिता से मिली, उनको हग किया और उनके सामने बैठकर बहुत जोर जोर से हंसने लगी, वो स्माइल कर रही थी। और तब उसके पिता बिल ने पूछा कि रेचल सब ठीक है, तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? तब रेचल ने कहा कि डैड, मेरे पास एक प्लान है और अब मैं दोबारा से मेरा स्कूल ज्वाइन करने वाली हूँ, मैं अपना डिप्लोमा पूरा करूंगी, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी। जैसे ये बात बिल और डेनिस ने सुनी,
वो भी समझ नहीं पाए कि आखिर उनकी बेटी के अंदर ऐसा बदलाव कैसे आ गया। तो उन्होंने पूछा कि तुम ये सब कैसे दोबारा सोच रही हो। तो रेचल ने बताया कि माँ, मेरा एक नया फ्रेंड बना है 18 साल का मॉरिस रेविस। उसके साथ जब भी मैं रहती हूँ, टाइम स्पेंड करती हूँ, तो वो हमेशा मुझे यही कहता है कि तुम पढ़ने के लिए बनी हुई हो, तुम इन नॉर्थ वेस्ट माफिया के ग्रुप के लिए नहीं बनी हो। तुम आराम से जाकर अपनी पढ़ाई वगैरह पूरी करो, इस ग्रुप से निकल जाओ और ये चीज तुम्हारे लिए अच्छी होगी। अब क्योंकि मॉरिस खुद भी इस नॉर्थ वेस्ट माफिया का एक हिस्सा था, एक नीचे का एक चला चपटा था डिगी का, तो उसने अपना कंसर्न रेचल को बताया कि मैं खुद भी इस ग्रुप से निकलना चाह रहा हूं, तो क्यों ना हम दोनों इस ग्रुप से साथ निकलें और साथ में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करें। और ये प्लान हम दोनों को बहुत ज्यादा पसंद भी आ रहा है। अब जैसी ये बात रेचल के माता पिता ने सुनी, उनको बहुत अच्छा लगा कि हाँ, उनकी बेटी अब सुधरना चाह रही है, वापस अपनी लाइफ के ट्रैक पर आना चाह रही है, तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। रेचल और मॉरिस दोनों के ही मन में था कि वो किसी तरीके से इस ग्रुप से निकलें, क्योंकि रेचल भी अब इस ग्रुप में रह रहकर डेली की डेली पार्टी करके, नशे पते करके, माल वगैरह पीकर वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वो भी अपनी पुरानी जिंदगी वापस आ रही थी, बस उसको कोई भी कंपेनियन नहीं मिल रहा था इस ग्रुप से बाहर निकालने के लिए। सो फाइनली उसको मॉरिस मिला और मॉरिस खुद भी यही सेम चीज चाह रहा था। सो दोनों का पूरा मेल मिलाप हुआ और इन दोनों ने प्लान बनाया कि वो इस ग्रुप से निकलकर अपनी आगे की जिंदगी बनाएंगे। और आने वाले 2 महीनों के अंदर रेचल ने अपने आप को पूरे तरीके से बदल भी लिया। वो रेगुलरली अपने स्कूल जाने लगी, उसने नया एडमिशन ले लिया था। वो अपने पुराने दोस्त जो कि उसके स्कूल में थे, उनसे भी जाकर मिलने लगी, उनके साथ बैठने उठने लगी, उनके साथ टाइम स्पेंड करने लगी। इनफैक्ट रेचल अपनी माँ के साथ चर्च में भी जाने लगी। रेगुलरली वो अपनी माँ के साथ चर्च में जाती और ऐसा बिल्कुल लग रहा था कि रेचल अपनी जिंदगी में वापस पुराने वाली बन चुकी है। अब उसको सीरियसली वो आगे की तरफ लेकर जाना चाह रही है। सबको ऐसा लग रहा था कि रेचल अपनी पुरानी जिंदगी पीछे छोड़ चुकी है, उसका पूरा का पूरा पास्ट पीछे रह चुका है। इनफैक्ट रेचल को भी लग रहा था कि पुरानी जिंदगी उसकी पीछे छूट चुकी है, बट उसकी जिंदगी का, पुरानी जिंदगी का एक एलिमेंट अभी भी उसके पीछे पड़ा हुआ था। जी हाँ, वही डिगी जॉन एंडरसन। ये डिगी अभी भी रेचल को कंटिन्यूअसली फोन करता और उसके रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करता। इनफैक्ट रेचल उससे अलग होना चाह रही थी। सितंबर 2002 में उसने क्लियर कट डिगी को मना कर दिया कि नहीं, अब हमारा रिलेशनशिप काम नहीं करेगा, बट फिर भी डिगी बार बार उसको फोन करता। ऑन एंड ऑफ वाले रिलेशनशिप उनकी चल रही थी और उसके बुलाने पर ही, डिगी के बुलाने पर ही रेचल को इस नॉर्थ वेस्ट माफिया ग्रुप की किसी ना किसी पार्टी के अंदर जाना भी पड़ता। वो किसी पार्टी के लिए बहाना लगा देती, बट किसी में अगर वो ज्यादा फोर्स करता तो उसको जाना भी पड़ता और वहां जाकर वही नशे पते फूकने पड़ते। ये बात रेचल ने अपने माता पिता को भी बताई कि डिगी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है, वो बार बार उसको फोन वगैरह करता रहता है, उसको पार्टीज में बुलाता है। बट उसके माता पिता ने पूछा कि मॉरिस के बारे में क्या विचार है, मॉरिस भी जाता है क्या उस पार्टी में। रेचल ने कहा कि हाँ, ऑब्वियसली वो हम दोनों को ही बुलाता है, क्योंकि हम दोनों ही हैं जो ग्रुप से अलग हुए हैं, बाकी सारे तो उसी के अंदर हैं। तो रेचल के माता पिता ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, मॉरिस ठीक लड़का है, तुम उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करना, अगर तुम पार्टी के अंदर जाओ भी तो भी उसके साथ ही टाइम स्पेंड करना, अगर फिर भी बात ना बने तो तुम हमें बताना, हम कुछ इसका इलाज करेंगे। तो 23 सितंबर 2002 का दिन आ चुका था और सुबह सुबह ही रेचल के पास कॉल आ चुकी थी डिगी की कि आज फिर हमारी एक और पार्टी है नॉर्थ वेस्ट माफिया ग्रुप की और उसमें तुम भी इन्वाइटेड हो और तुम्हें आना है। मॉरिस को भी एक कॉल आया था कि तुम्हें भी आना है, तुम भी इस पार्टी के अंदर शामिल हो, और मॉरिस भी इस पार्टी में जाने के लिए एग्री कर चुका था। इनफैक्ट रेचल भी इसमें जाने के लिए एग्री कर चुकी थी। दोपहर होते होते रेचल अपने घर से निकल चुकी थी, बट घर से निकलने से पहले उसने अपने फैमिली वालों को ज्यादा कुछ नहीं बताया। उसने बस यही कहा कि वो अपने पुराने दोस्तों से मिलने जा रही है, वही नॉर्थ वेस्ट माफिया ग्रुप वालों से, और हो सकता है वो बाद में किसी पार्टी में भी जाए। सो उसके परिवार वालों ने भी जाने से नहीं रोका। शाम हो चुकी थी, रात हो चुकी थी, बट रेचल अभी तक घर वापस नहीं आई। इनफैक्ट रात होते होते तो उसके परिवार वाले चिंता भी कर रहे थे कि रेचल अभी तक घर नहीं आई, लेकिन उस टाइम पर रेचल के पास कोई फोन वगैरह नहीं था जो वो फोन वगैरह करके रेचल से पूछ ले कि हाँ भाई कहाँ है। सो उनको वेट करना पड़ा अगली सुबह तक, क्योंकि उनको लग रहा था कि हो सकता है इनका कोई बाहर नाइट आउट वगैरह का कोई प्लान हो और हो सकता है अगली सुबह तक रेचल अपने आप वापस आ जाए। सो अगली सुबह तक इन लोगों ने वेट किया, बट अभी भी रेचल वापस घर नहीं आई। रेचल के परिवार वालों ने उसके दोस्तों को फोन करना शुरू कर दिया, बट किसी को भी कोई आइडिया ही नहीं था कि रेचल आखिर कहाँ पर हो सकती है। उसके परिवार वालों ने इस नॉर्थ वेस्ट माफिया ग्रुप के दोस्तों को भी फोन किया, बट किसी को भी कोई आइडिया नहीं था कि रेचल कहाँ पर है। उनसे ये भी पूछा गया कि क्या तुमने कोई पार्टी वार्टी रखी थी, बट नॉर्थ वेस्ट माफिया वालों ने भी मना कर दिया कि नहीं, हमने कोई पार्टी वार्टी नहीं रखी, और अगर होती तो हम आपको जरूर बता देते। इनफैक्ट रेचल के माता पिता ने रेचल के काफ़ी सारे मिसिंग के पोस्टर्स पूरे शहर, एवरेट शहर के अंदर लगा दिए कि अगर किसी को भी रेचल के बारे में कोई भी आइडिया हो तो प्लीज़ आगे आएँ और हमें इसके बारे में बताएं। लेकिन इसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। पूरे 5 दिनों बाद यानी कि 27 सितंबर 2002 को फाइनली रेचल के माता पिता पुलिस स्टेशन में गए और वहां जाकर रेचल की ऑफिशियली मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस वालों ने अपनी काफ़ी सारी टीमें पूरे एवरेट शहर के अंदर अलग अलग ठिकानों पर भेजी और जो भी व्यक्ति
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेचल के साथ कनेक्टेड था, उससे पूछताछ की गई रेचल के बारे में, क्योंकि रेचल को गुम हुए काफी टाइम बीत चुका था और अभी तक तो उसकी कोई ना कोई खबर सामने आ जानी चाहिए थी, लेकिन अभी भी रेचल के बारे में कुछ भी किसी को पता ही नहीं था। सो उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा। बट इसके कुछ दिनों बाद ही पुलिस वालों के पास एक बहुत ही अजीब सी टिप आई और इस टिप ने पूरा का पूरा किस्सा खोल कर रख दिया कि आखिर रेचल कहां पर है, उसके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। और सीरियसली अब मैं जो आपको बताऊंगा वो एक बहुत ही बड़ा मास्टर प्लान था। आप भी सुनकर इसको हैरान रह जाएंगे कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसा सोच भी कैसे सकता है। सो उस पार्टी में जाने वाले दिन दोपहर के टाइम पर रेचल अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर घर से बाहर निकली। उसने अपने माता पिता को कहा कि वो अपने दोस्तों के पास जा रही है और हो सकता है उसको आने में लेट भी हो जाए। सो उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी, अपने घर से बाहर निकली और सीधा वहां से तकरीबन 8 मील दूर अपने एक दूसरे दोस्त नेथन के घर पर गई। इस नेथन की उम्र तकरीबन 16 साल की थी और ये नेथन ही था जिसके घर पर वो पार्टी पूरी अरेंज की गई थी और उसके पहले से ही नॉर्थ वेस्ट माफिया के ग्रुप के मेंबर्स इस नेथन के घर पर बैठे हुए थे। ये नेथन खुद भी नॉर्थ वेस्ट माफिया ग्रुप का एक मेंबर था। सो इसी के घर पर पूरी वो पार्टी वार्टी की जानी थी। बट जैसे ही यहां पर रेचल पहुंची और सभी लोग बैठकर मौज मस्ती कर ही रहे थे, तभी नितिन का पिता घर पर आ पहुंचा। उस दिन अपनी नौकरी से वो जल्दी आ गया, शाम से पहले ही आ गया। और जैसे ही नेथन के पिता को इन लोगों ने देखा, सभी दोस्तों ने देखा, तो ऑब्वियसली सभी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि नेथन ने कहा था कि आज रात उसके पिता घर पर नहीं आने वाले और हम ये पार्टी हमारे घर पर कर सकते हैं। बट जैसे उसके पिता आए, ऑब्वियसली ये पार्टी का प्लान उनका कैंसिल हुआ और सभी ने अपना वहाँ से सारा तामझाम जो भी उसने वो दारू वारू मंगवा कर रखी हुई थी नेथन ने, वो सारा अपना झोले झपटे के अंदर डाला। अब झोला उठाकर वो साइड में रख दिया, क्योंकि उनको ये पार्टी कहीं और करनी थी। सो ये सभी दोस्त लोग इंक्लूडिंग रेचल अपना वो सारा तामझाम उठाकर अपनी गाड़ियों में वापस बैठे और फाइनली यहाँ से निकलकर तकरीबन 3 मील दूर केविन जिहाद नाम के एक लड़के के पास घर पर गए। 32 साल का केविन जिहाद, जिसका खुद का वहाँ घर था और ये पार्टी अब ये लोग यहीं पर करने वाले थे। इस केविन जिहाद के घर पर पहले से ही 2-3 लड़के बैठे हुए थे। ये केविन जिहाद खुद भी नॉर्थ वेस्ट माफिया ग्रुप का मेंबर। इस केविन के घर पर पहले से ही जॉन विटनेकर और जेफरी बर्थ नाम के लड़के बैठे हुए थे, जो कि वहां पर पहले ही दारू वारू पीकर भंड हो चुके थे। सो रेचल, नेथन और उनके बाकी के सभी दोस्त केविन जिहाद के घर पर पहुंचे। वहां जो पहले से ही दारू पड़ी थी उसको पीकर खत्म किया। वहां जो नीचे वो माल वगैरह खिंडा रखा था इन लोगों ने, उस माल वगैरह को भर भर कर उसमें वो पिया। वो सारा माल निपटा कर भयंकर सस्ते नशे फूंक कर सभी के सभी लोग पूरी तरीके से भंड हो चुके थे और शाम के तकरीबन अब 4 बजने वाले थे। लगभग 4 बजे इस केविन के घर का दरवाजा दोबारा से खटका और इनमें से एक लड़का उठकर उस दरवाजे को खोलने गया और जैसे उसने वो खोला, सामने रेचल का ऑन एंड ऑफ वो बॉयफ्रेंड डिगी वो सामने खड़ा हुआ था और बहुत ज्यादा गुस्से में। जिसने दरवाजा खोला था, जिस लड़के ने, उस लड़के के मुंह पर उसने मुक्का मारा, उसको दूर गिराया और सामने की तरफ आकर सबके सामने खड़ा हो गया। अपनी जेब में से उसने वो बंदूक निकाली और सभी के सामने ऐसे हवा में ही वो सामने एम करने लगा। सभी के मुंह के ऊपर ला ला कर रख रहा था वो बंदूकों को। सभी को बहुत अजीब भी लगा कि डिगी ऐसा क्यों कर रहा है, सभी को डर भी लगने लगा। और जब रेचल ने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड डिगी ऐसा कुछ कर रहा है, बट रेचल को इन सब चक्करों में पड़ना ही नहीं, उसको तो बस इन चीज़ों से किसी भी तरीके से छुटकारा पाना था। सो रेचल ने अपना प्लान बनाया कि इस डिगी को जो भी यहाँ करना है करने दो, ये उसका हिस्सा नहीं है और उसको यहाँ से तुरंत टाइम रहते निकल लेना चाहिए। सो रेचल ने अपना जो हाथ में जो गिलास पकड़ा हुआ था, उस गिलास को चुपके से साइड में नीचे रखा। नीचे रखकर वो प्लान कर रही थी किसी तरीके से वो यहाँ से निकल कर साइड से होते हुए इस मेन डोर से बाहर निकल सके। सो उसने धीरे धीरे अपने पैरों से खिसकना शुरू किया, जबकि डिगी और लड़कों के अंदर बिजी था, उनको गालियां दे रहा था। और निकलते निकलते डिगी का ध्यान रेचल के ऊपर गया, क्योंकि रेचल को उस गेट तक पहुंचने के लिए बीच में खड़े हुए इस डिगी को क्रॉस करना था। बट डिगी का ध्यान सामने रेचल के ऊपर गया और वो धीरे धीरे खिसक कर उसके पास आ रही थी। वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। डिगी ने देखा कि रेचल भागने वाली है, तो उस डिगी ने रेचल के बालों को पकड़ा, उसको ऊपर की तरफ उठाया और उसको कहने लगा कि क्या तुम यहाँ से भागना चाह रही हो। बट रेचल ने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो नहीं भागना चाह रही। ये सुनते ही डिगी ने उसके चेहरे को घुमाया, उसके बालों समेत चेहरे को घुमाया और उसको सामने की तरफ धक्का दे दिया। जिस सोफे के ऊपर बैठी हुई थी, जिस काउच के ऊपर बैठी थी, वो उसी काउच के ऊपर दोबारा से जाकर रेचल गिर चुकी थी। ऑब्वियसली अब सबको बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था कि डिगी ऐसा कुछ क्यों कर रहा है। और इसके बाद से सिर्फ रेचल के लिए, सिर्फ और सिर्फ रेचल के लिए उसकी जिंदगी की सबसे भयंकर और सबसे लंबी रात अब शुरू होने वाली थी। जी हाँ, जैसे ही वो जाकर वापस उसी काउच के ऊपर गिरी, उसी सोफा के ऊपर गिरी, तभी उसने फील किया कि पीछे से उसको कोई बहुत भयंकर लाते मार रहा है। और जब
रेचल ने अपना मुंह घुमाकर ऊपर की तरफ देखा तो ना सिर्फ डिगी बल्कि और जितने भी लड़के जिनके साथ बैठकर अभी वो दारू पी रही थी, माल पी रही थी, पार्टी कर रही थी, हंस बोल रही थी, वो सभी के सभी लड़के उसको कोई लात मार रहा है, कोई उसके मुंह पर मुक्के मुक्के मार रहा है, कोई उसके पीठ पर कोहनी मार रहा है, सभी उसको बहुत गंदे तरीके से पीट रहे हैं। इनफैक्ट मॉरिस, ध्यान रखिए वो 18 साल का मॉरिस जिसने रेचल को सजेशन दिया था कि हम दोनों यहां से बाहर निकल लेते हैं इस ग्रुप से और अपनी जाकर पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे, वो मॉरिस वो भी इस पार्टी के अंदर मौजूद था। वो साइड में आराम से सोफे के ऊपर बैठा हुआ है। उसकी बहुत अच्छी दोस्त, सबसे अच्छी दोस्त उसकी रेचल, उसके ऊपर सभी लड़के टूट पड़े हैं, बट मॉरिस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो अपनी दारू के साथ, अपने उसी सुट्टे के साथ आराम से सोफे के ऊपर बैठा हुआ है। वो देख रहा है कि आखिर ये लड़के रेचल के साथ कर क्या रहे हैं। और जब रेचल ने बहुत जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया तो सभी को डर लगने लगा कि कहीं रेचल की आवाजें बाहर ना चली जाए और पड़ोसी में जो घर हैं उन तक ना पहुंच जाए। इसीलिए ये जो मार रहे थे लड़के सभी, उनमें से एक लड़का टॉनी, वो अपने म्यूजिक सिस्टम के पास गया और उस म्यूजिक सिस्टम को बहुत तेज आवाज में चलाकर उसके अंदर बहुत तेज गाने बजा दिए ताकि बेचारी इस रेचल की आवाजें इन गानों के अंदर मिक्स होकर बाहर तक जा ही ना सके। कुछ मिनटों तक भयंकर पिटाई करने के बाद रेचल को डिगी, उसने सबको रोका कि बस 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 अब और नहीं मारना, इसको मैं देखूंगा। उस डिगे ने दोबारा से रेचल के बालों को पकड़ा और उसको घसीटते हुए किचन के साइड में जो एक और दरवाजा बना हुआ था जो कि डायरेक्टली गैराज के अंदर खुलता था, सो रेचल को बालों से घसीटते हुए डिगी उस किचन के साइड से दरवाजा खोलते हुए उस गैराज के अंदर लेकर गया। वहां पर पड़ी हुई रस्सी से पहले तो रेचल के दोनों हाथ पैर बांधे, उसके मुंह में एक बहुत ही गंदी सी जुराब डालकर रेचल के मुंह पर उसने डक टेप लगा दी ताकि ना तो वो कुछ बोल सके और ना ही यहाँ से हिल डुल सके। ये सारा काम करने के बाद डिगी वापस अंदर आया और आराम से अपने दोस्तों के साथ बैठकर दारू वारू पीने लगा। सामने वो लोग वीडियो गेम्स खेल रहे थे। असल में रेचल के साथ अभी जो भी कुछ हो रहा था ये पूरे तरीके से प्री प्लान्ड था। इनफैक्ट मॉरिस का रेचल को ये बोलना कि हम दोनों को इस ग्रुप से निकल जाना चाहिए, तुम पढ़ाई लिखाई के लिए बनी हो, मैं भी पढ़ाई लिखाई के लिए बना हूं, हम दोनों जाकर अपना स्कूल कंटिन्यू करते हैं, ये सब कुछ भी प्री प्लान्ड था। असल में सिर्फ और सिर्फ ये डिगी अपनी गर्लफ्रेंड रेचल को टेस्ट करना चाह रहा था कि आखिर वो उसके लिए कितनी सपोर्टिव है और उसने मॉरिस को जाकर कहा कि तुम जाकर ये रेचल को ये सब कुछ कहो और देखते हैं उसका क्या बिहेव रहता है। बेचारी रेचल जिसने हाँ कर दिया, उसने विश्वास कर लिया मॉरिस के ऊपर, बट ये मॉरिस सिर्फ बोल रहा था डिगी के कहने पर कि जो भी कुछ करना है, ये स्कूल वगैरह, ये सब कुछ डिगी ने पहले ही बोला हुआ था। इनफैक्ट ये जो पार्टी जिसके अंदर अब ये रेचल आई हुई थी, ये पार्टी भी प्री प्लान्ड थी सिर्फ और सिर्फ रेचल को अपने पास बुलाने के लिए। बट इसके अंदर सिर्फ एक दिक्कत ये रही कि नेथन के घर पर ये लोग पार्टी करने वाले थे, बट नेथन का पिता वो वहां मौके पर आ गया, इसलिए उनको प्लान बदलना पड़ा। इनफैक्ट जब नेथन का पिता घर पर आ गया उस टाइम पर इस मॉरिस ने सबसे पहले डिगी को फोन करके पूछा कि यहाँ रेचल तो पहुंच चुकी है, हम लोग दारू पी रहे हैं, बट नेथन का बाप यहाँ घर पर आ चुका है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो जल्दबाजी में इन लोगों ने केविन जिहाद के घर को अपना दूसरा वो बनाया, ठिकाना बनाया, और डिगी ने स्पेशली इन सभी लोगों को कहा कि रेचल को लेकर बहला फुसलाकर सीधा केविन जिहाद के घर पर ले आओ, बाद में देखते हैं वहां पर आके क्या करना है, और मैं आऊंगा और ये सब कुछ एक्टिंग करूंगा, तुम बिल्कुल भी डरना मत, हमें सिर्फ रेचल से अपना बदला लेना है। सो जब ये डिगी केविन जिहाद के घर पर आया और सभी के आके चेहरे के ऊपर वो पिस्टल तानने लगा, सबको लग रहा था कि ये बहुत अजीब हरकतें कर रहा है। रेचल को भी लग रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड डिगी कर क्या रहा है, बट सबको पता था कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ग्राउंड क्रिएट कर रहा है इस पागलपन का, ताकि रेचल को लगे कि ये सब कुछ उसके लिए नहीं है। और बदकिस्मती से इन सभी लोगों का प्लान काम भी कर गया और रेचल इस पूरे के पूरे ट्रैप के अंदर फंस चुकी थी। बट इन सभी सस्ते बदमाशों ने प्लान सिर्फ यहीं तक बनाया था कि वो रेचल को अपने पास बुला लेंगे, उसके साथ मार पिटाई करेंगे, उसको बांधकर अब इस डिगी ने गैराज के अंदर रख भी दिया, लेकिन आगे क्या करना है उसके साथ ये किसी ने भी नहीं सोचा। तब रात को 9 बज चुके थे, मतलब अभी तक 4 घंटों से भी ज्यादा का टाइम बीत चुका था। बेचारी रेचल को वही मुंह पर टेप वगैरह बांधकर, हाथ पैर उसके बांधकर उसी गैराज के अंदर पड़े हुए 9 बजे इस केविन जिहाद की गर्लफ्रेंड ट्रिसा ओकॉनर, जिसका ये घर था, केविन जिहाद और इस ट्रिसा ओकॉनर ने मिलकर ये घर लिया हुआ था। ये ट्रिसा ओकॉनर रात के 9 बजे अपनी गाड़ी लेकर इस घर पर पहुंची और जैसे उसने गैराज का बटन दबाया और गैराज का शटर ऊपर की तरफ खुला, बाहर उसको, क्योंकि अब गाड़ी अंदर पार्क करनी थी अपने गैराज में, तो जैसे उसने देखा कि सामने एक लड़की, अनजान लड़की जिसको ट्रिसा जानती भी नहीं, सामने रेचल ऐसे बंधी हुई पड़ी हुई है अंदर। तो जैसे रेचल ने ट्रिसा की तरफ देखा, वो उसको देखकर बहुत जोर जोर से छटपटाने लगी। ट्रिसा भागकर उसके पास गई, उसके मुंह से वो टेप वगैरह हटाई, उसके मुंह से जुराब निकाली और पूछने लगी कि हाँ भाई तुम कौन हो, क्या बीमारी है।
रेचल ने बताया कि मैं डिगी की गर्लफ्रेंड और उसने मेरे साथ ये सब कुछ किया है, मार पिटाई करी है और वो सारे लोग अंदर बैठकर दारू वगैरह पी रहे हैं, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मेरी जान बचा लो क्योंकि ये लोग मुझे मार कर ही छोड़ेंगे। सो ट्रिसा ओकॉनर उसको चुपचाप वहीं पर बैठाकर बिल्कुल चुपके से गैराज के अंदर वाले दरवाजे से होते हुए उस किचन में गई, क्योंकि उसको वहां से चाकू वगैरह लेने थे ताकि वो रेचल के हाथ में बंधी हुई रस्सी और पैरों में बंधी हुई रस्सी को काट सके। सो जैसे ही ट्रिसा किचन से नाइफ वगैरह लेकर, चाकू वगैरह लेकर वापस गैराज से अंदर होते हुए रेचल के पास जाकर उसकी रस्सियां काटने लगी, तभी उसकी छटपट की आवाज अंदर बैठे डिगी और उसके दोस्तों ने सुनी और डिगी ने तुरंत सबको कहा कि चलो जल्दी चलो, वहां कोई आया हुआ है। और जब जाकर देखा सभी लोगों ने, इंक्लूडिंग केविन जिहाद, कि ट्रिसा उसके हाथ पैर की रस्सी काट रही है, डिगी ने उसको रोका और साइड में हटने के लिए कहा कि तुम्हारा मैटर नहीं है, ये मेरा मैटर है। बट ट्रिसा यहाँ पर गुस्सा हो गई, उसको जस्ट अपनी प्रॉपर्टी की चिंता थी। उसने कहा कि तुमको इस लड़की के साथ जो भी करना है कुछ भी करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, बट मेरी प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ कोई कुछ नहीं करेगा। उसने केविन को भी कह दिया कि मुझे यहाँ पर कोई भी भसड़ नहीं चाहिए, इसको जहां भी लेकर जाना है वहां लेकर जाओ, लेकिन यहाँ कोई कुछ भी नहीं करेगा। बेचारी रेचल, जिसको उम्मीद थी ट्रिसा से कि वो उसको आजाद करवा देगी और रेचल यहाँ से भाग जाएगी अपने घर पर, लेकिन उसकी वो उम्मीद भी टूटती हुई नजर आ रही थी क्योंकि उसको रेचल की नहीं बल्कि अपनी प्रॉपर्टी की चिंता थी। ट्रिसा अपने गैराज से निकलकर अपने घर में जा चुकी थी और डिगी और उसके दोस्तों ने वापस उसके रेचल के मुंह में जुराब ठूसी और ऊपर से दोबारा से टेप लगाकर उसको वापस उसी हालत में पैक कर दिया। कुछ मिनटों बाद डिगी वापस आया इस गैराज में रेचल के पास। उसके साथ अब की बार जॉन विटनेगर और 2 दोस्त और थे और इनके हाथ में एक बैग था, एक बड़ा सारा सूटकेस, और उस सूटकेस को इन लोगों ने नीचे रखा, उसकी चैन खोली और इन चारों लड़कों ने मिलकर रेचल को उठाकर उस सूटकेस के अंदर रखा। क्योंकि रेचल बेचारी छोटी थी, 4 फुट 11 इंच की, उसको अंदर पैक किया और ऊपर से जिप लगा दी। रेचल बेचारी अंदर फड़फड़ा रही थी, अपने आप को किसी तरीके से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसका अंदर अब दम भी घुट रहा था। बहुत थोड़ी सी हवा थी जो जिप के सहारे, उस चैन के सहारे अंदर जा पा रही थी और उसी में अब रेचल सांस भी ले रही थी। डिगी ने वापस अंदर से वो गैराज के शटर वाला बटन दबाया, गैराज का शटर खुला और जॉन, जो कि अपनी जीप उसकी बाहर खड़ी हुई थी, उस रेड कलर की जीप को उठाकर गैराज के अंदर लाया। उसने पीछे बैक की तरफ करके जीप को अंदर लगाया और इन चारों लड़कों ने मिलकर इस सूटकेस को जीप की डिग्गी में रखा और डिग्गी का ढक्कन बंद कर दिया। जिसके बाद डिग्गी ने जॉन, मॉरिस और मैथ्यू, मॉरिस वही लड़का जो सबसे अच्छा दोस्त था रेचल का, इन तीनों को ऑर्डर दिया कि तुम इस जीप को उठाकर यहाँ से लेकर जाओ, तब तक मैं कुछ प्लान बनाता हूँ कि आगे हमें इस रेचल के साथ क्या करना है। सो ये तीनों लड़के यानी कि जॉन, मैथ्यू और मॉरिस, ये तीनों जीप में बैठे और इस जीप को पूरे के पूरे शहर के अंदर इधर उधर घुमाने लगे। वो वेट कर रहे थे कि कब डिगी उनको बताएगा कि उनको आगे क्या करना है। इस टाइम पर जो भी बात हो रही थी जीप के अंदर, वो सीधा पीछे बेचारी उस सूटकेस के अंदर फंसी हुई रेचल के कानों तक जा रही थी कि ये तीनों क्या बातें कर रहे हैं। और तभी डिगी का कॉल आया इन तीनों में से एक के पास और उसने बताया कि आगे रेचल के साथ क्या करना है, तुम लोग मुझे पिकअप करने के लिए आ जाओ। बट इन तीनों लड़कों ने सोचा कि क्यों ना हम रेचल को यहीं कहीं छुपा देते हैं और जाकर डिगी को उठा लाते हैं, क्योंकि रेचल को डिगी के अंदर इस तरीके से घुमाना ये रिस्की हो सकता है, कोई भी उनकी चेकिंग के लिए उनको रुकवा सकता है। सो इन तीनों ने प्लान बनाया कि हम एक अच्छी सी जगह देखते हैं, वहां पर कहीं हम रेचल को छुपा देंगे और बाद में जाकर डिगी को भी जीप के अंदर बैठा लाएंगे और आगे देखेंगे क्या करना है, डिगी का क्या प्लान है। सो फाइनली इन लोगों ने एक आउटस्कर्ट्स का इलाका देखा, मतलब कि शहर से बाहर का, एवरेट शहर से बाहर का, और वहां इन लोगों ने घर देखा और उस घर के बाहर बहुत बड़ा पेड़, इस पेड़ को उन लोगों ने टारगेट किया और वहां जाकर अपनी जीप रोकी। तीनों लड़के जीप से बाहर उतरे, उन्होंने डिग्गी का दरवाजा खोला, उस सूटकेस को बाहर निकाला, उस पेड़ के साइड में रखा और फाइनली मॉरिस, इसने कहा कि मैं यहीं पर खड़ा होता हूं, वेट करता हूं, क्योंकि तुम लोग जाकर डिग्गी को उठा लो, क्योंकि हो सकता है कि ये बैग किसी के हाथ ना लग जाए या फिर रेचल किसी तरीके से यहाँ से भाग ना जाए, इसलिए मैं इसकी सुरक्षा करूंगा, तुम लोग जाकर तुरंत उठा लो उसे। सो बाकी बचे दोनों लड़कों ने एग्री किया। मॉरिस वहीं खड़ा रहकर मैथ्यू और जॉन जीप में बैठकर डिग्गी को लेने के लिए जा चुके थे। रेचल को ये सारी बातें सुनाई दे रही थी और रेचल फाइनली बहुत ज्यादा अंदर से खुश भी थी, क्योंकि उसे पता था कि वो अब अपने बहुत ही खास दोस्त मॉरिस उसके साथ अकेली है और इसके पास ये मौका है किसी भी तरीके से यहाँ से निकलने का। सो फाइनली उसने बैग के अंदर बहुत जोर जोर से छटपटाना शुरू किया। उसके साइड में खड़ा मॉरिस वो बैग को देख रहा है और फाइनली उसने बैग को, उसकी चैन खोली, उसको ऊपर उठाया और सामने मौजूद रेचल, उसके मुंह से वो टेप भी हटाई और रेचल ने बोलना शुरू किया कि मॉरिस प्लीज़, तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मुझे यहाँ से जाने दो, तुम्हें भी पता है कि अगर डिग्गी यहाँ तक आ गया तो वो मेरी जान ले लेगा। बट मॉरिस ने उसको सिरे से इग्नोर करना शुरू कर दिया। बट फाइनली बाद में मॉरिस ने रेचल को बोला कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये लोग तुम्हें ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, थोड़े बहुत तुमको हार्म करेंगे, तुम्हारे साथ मार पिटाई करेंगे, उसके बाद तुमको घर जाने देंगे। बट रेचल को विश्वास था कि वो उसके साथ कुछ गलत करने वाले हैं। वो बार बार बोल रही थी
कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे यहाँ से जाने दो, अभी मौका है, अगर डिगी आ गया तो फिर कोई मौका नहीं मिलेगा। बट मॉरिस ने दोबारा से वो जुराब उठाई, उसके मुंह के अंदर ठूसी और दोबारा से वो टेप उसके मुंह में लपेट कर उसको वापस उस सूटकेस के अंदर बंद करके चैन को वापस बंद कर दिया। अब दोबारा से रेचल उसी हालत में आ चुकी थी क्योंकि उसके पास दूसरा मौका था और वो दूसरा मौका भी अब जा चुका था उसकी जान बचाने का। कुछ ही मिनटों बाद वो रेड जीप वापस आ चुकी थी और अब की बार इसके अंदर डिगी भी था। डिगी, मैथ्यू, मॉरिस और चौथा वो जॉन, ये चारों लड़के अब इस गाड़ी के अंदर बैठ चुके थे, इंक्लूडिंग इन लोगों ने उस सूटकेस को भी उठाकर वापस जीप की डिग्गी में रखा और डिग्गी का दरवाजा बंद करके अब ये चारों लोग अंदर बातें कर रहे थे आगे क्या करना है। डिग्गी ने बताया कि मुझे एक ऑफ रोडिंग का स्पेशल जगह पता है, वो बिल्कुल सुनसान होती है, तुम प्लीज इस जीप को उस ऑफ रोडिंग जगह पर ले लो। सो फाइनली जॉन, जो अपनी जीप चलाते चलाते अपनी जीप को सीधा उस ऑफ रोडिंग जगह पर लेकर गया और वहां जाकर रोकी। चारों लड़के इस जीप से बाहर निकले। उन लोगों ने फाइनली इस जीप का दरवाजा भी खोला, पीछे डिग्गी वाला दरवाजा खोला और डिग्गी में अब की बार उस सूटकेस के बराबर में 4 फावड़े भी रखे हुए थे, 4 कस्सियां रखी हुई थी। इन चारों कस्सियों को भी बाहर निकाला, इंक्लूडिंग रेचल को भी बाहर निकाला। और रेचल अब सुन सकती थी कि ये जो भी लोग बातें कर रहे हैं, उसको इन कस्सी फावड़ों की भी आवाज़ें आ रही थी कि हाँ उसके साइड में कुछ चीज़ है, कुछ औजार वगैरह हैं जो बज रहे हैं। इन चारों ने एक एक कस्सी उठाई। उस टाइम पर भी ये सूटकेस का चैन जो थी वो बंद थी। इन चारों ने एक एक कस्सी उठाई और इस गाड़ी से तकरीबन 10 फुट दूर जाकर गड्ढा खोदने लगे। ये चारों बहुत देर तक उस जगह में, उस पर्टिकुलर स्पॉट में गड्ढा खोदते रहे। जब फाइनली इनको लगा कुछ मिनटों बाद, तकरीबन आधे पौने घंटे बाद, कि हाँ ये गड्ढा खुद चुका है, अब फाइनली इनको अंजाम देना था अपना नेक्स्ट और फाइनल जो स्टेप होने वाला था इस पूरे कांड का। गड्ढा खोदकर चारों लड़के सुट्टा फूकने लगे और सुट्टा फूकते फूकते मॉरिस उस डिग्गी के पास आया जो नीचे सूटकेस पड़ा हुआ था और नीचे आकर विस्परिंग करने लगा, कुछ कुछ बोलने लगा। और फाइनली रेचल को दोबारा से लगा कि उसके पास मॉरिस है, क्योंकि वो तो अंदर बंद है उस सूटकेस के अंदर। उसको दोबारा से लगा कि साइड में मॉरिस है, वो दोबारा से छटपटाने लगी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि फाइनल ये मौका हो सकता है उसकी जान बचाने का। बट साइड में खड़ा मॉरिस अलग ही नशे में भंड था, या फिर इसका रीजन आपको आगे पता चलेगा, लेकिन उसने कोई भी हेल्प नहीं करी रेचल की। वो जस्ट अपना सुट्टा फूक कर, सुट्टे को फेंक कर अपना उसके ऊपर पैर रख के आगे की तरफ निकल चुका था, दोबारा अपने दोस्तों से जाकर मिला। अपना सुट्टा वगैरह कंप्लीट करने के बाद ये चारों लड़के इस सूटकेस के चारों तरफ आके खड़े हुए और फाइनली डिगी ने सूटकेस की चैन को खोला। अंदर रेचल बेचारी छटपटा रही थी। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोलकर देखी, सामने चारों लड़के चारों तरफ खड़े थे उसने बहुत जोर जोर से छटपटाना शुरू किया। और जब फाइनली इन चारों ने उसको घुटनों के बल बैठाया, उस सूटकेस से बाहर निकालकर उसको क्लियर व्यू मिला आगे का कि वो आखिर कहाँ पर है और अभी उसके सामने क्या मौजूद है। जी हाँ, एक सामने उसके बहुत बड़ा गड्ढा, और एक गड्ढा देखते ही रेचल समझ चुकी थी कि गड्ढा कुछ और नहीं बल्कि उसकी ही कब्र बनने वाला है। डिगी ने उसके मुंह से वो टेप वगैरह हटाई, उसके मुंह से वो जुराब भी निकाली और ये सारा कुछ निकालते ही उसने जॉन को कहा कि जॉन इसके एक एक कपड़े उतार दो, इसके शरीर के ऊपर कोई भी पहचान नहीं होनी चाहिए। जैसे ये बात रेचल ने सुनी, रेचल समझ चुकी थी कि ये उसके फाइनल मोमेंट्स है कुछ भी जिंदगी के अंदर और उसको बहुत जल्दी मरना है। बट अपनी डिग्निटी के लिए उसने इन चारों लड़कों के आगे गिड़गिड़ाना शुरू किया कि कपड़े उतारने का मौका तो सिर्फ मुझे दे दो, मैं तुमसे और कुछ नहीं मांग रही, बट जो भी कपड़े उतारूंगी वो सिर्फ मैं ही उतारूंगी। मुझे पता है तुम मेरी अब जान लेने वाले हो, लेकिन कोई और मेरे को हाथ नहीं लगाएगा, सिर्फ मैं ही मेरे कपड़े उतारूंगी। डिगी ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, सोच कर देखिए। इनके बीच में बैठी हुई वो लड़की बेचारी अपने हाथों से, उसके हाथों की रस्सियां भी अब खोल दी थी इन्होंने, सिर्फ पैर पैर की बंधी हुई थी। बेचारी रेचल अपने हाथों से इन चारों के सामने अपने कपड़े उतारने लगी और कपड़े उतार कर एक एक। बाद में डिगी ने कहा कि ये जितनी भी ज्वेलरी तुमने पहनी हुई है, हाथों में अंगूठियां और कानों में बालियां वगैरह, ये सारा कुछ उतार कर हमें दे दो, तुम्हारे शरीर के ऊपर कोई भी पहचान नहीं बचनी चाहिए। सारी ज्वेलरी भी उतार कर उसने दे दी। सिर्फ एक रिंग उसने अपने हाथ में पहनी थी और उसने बताया रेचल ने डिगी को कि प्लीज इस रिंग को मेरे साथ छोड़ दो, क्योंकि ये रिंग किसी और की नहीं बल्कि कॉरी हेन्स, जो कि इसका सबसे बेस्ट फ्रेंड था, जो कि कार एक्सीडेंट के अंदर मारा गया था, उस कॉरी हेन्स ने रेचल को दी थी। बट जैसे ही डिगी ने सुना कि ये उसके बेस्ट फ्रेंड की है, डिगी ने साफ मना कर दिया कि नहीं, तुम ये रिंग भी अपने साथ नहीं रख सकती। डिगी ने खुद उसकी उंगली से वो रिंग भी बाहर निकाल ली। अब फाइनली बेचारी रेचल बिल्कुल न्यूड, बिल्कुल उसके शरीर के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं, सिर्फ उसके पैर बंधे हुए थे। और ये चारों लड़के दोबारा से उसको उठाकर उस गड्ढे के बिल्कुल किनारे पर ले जाकर रेचल को बैठा दिया। उस किनारे पर ही डिगी ने रेचल के पैरों में बंधी हुई रस्सी भी खोली और उसको खड़ा होने के लिए कहा और खड़े होकर इस गड्ढे के अंदर उतरने के लिए कहा। बेचारी रेचल, जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो उस गड्ढे के अंदर उतरी, इधर उधर देखने लगी। अभी भी उसको उम्मीद थी कि कोई उसे बचा लेगा, बट डिगी ने कहा कि अपने घुटनों के बल बैठ जाओ।
रेचल जैसे उसने कहा वो अपने घुटनों के बल बैठी और फाइनली ये डिगी उसके पीछे की तरफ गया, मतलब उसके बैक की तरफ गया और अपने जो जेब में उसने वो रखी हुई थी बंदूक, उस बंदूक को बाहर निकाला और पीछे से ही रेचल के शरीर पर उसने काफ़ी सारे फायर कर दिए। फायर होते ही बेचारी रेचल जो कि अभी तक बैठी हुई थी वो अपने आप ही उस गड्ढे के अंदर जा गिरी और जैसी वो गिरी समझ चुके थे सभी लोग कि अब मर चुकी है ये रेचल। और उसके ऊपर से इन चारों लोगों ने वापस अपनी कस्सी उठाई और गड्ढे को भरना शुरू कर दिया। गड्ढे को भरकर जब उनको लगा कि हाँ फाइनली ये काम हो चुका है, सब कुछ निपट चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है, चारों लोग वापस अपने डिग्गी में बैठे, अपना सारा सामान जो कि उन्होंने चारों कस्सियां वगैरह वापस उन्होंने अंदर रखी और यहाँ से अपने अपने घरों के लिए वो लोग निकल चुके थे। रास्ते में डिग्गी ने इन तीनों लड़कों को समझा दिया, यानी कि मैथ्यू, जॉन और वो मॉरिस, इन तीनों को बता दिया कि अगर किसी ने भी किसी को कुछ भी बताया तो डिग्गी यानी कि वो खुद किसी की भी जान ले लेगा। अगर उसको पता चला कि इसने किसी को कुछ बताया है तो वो उसकी जान ले लेगा। सो तीनों लड़के बिल्कुल चुप, तीनों लड़के एक्सक्लूडिंग डिगी, बाकी सब लोग अपने अपने घर जा चुके थे। सबकी लाइफ अब नॉर्मल चल रही थी। बट इसके कुछ दिनों बाद 27 सितंबर को जब रेचल के माता पिता ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई, उसके कुछ दिनों बाद पुलिस वालों को एक बहुत ही अजीब सी टिप मिली थी कि आखिर रेचल के साथ क्या हुआ होगा। और ये टिप किसी और ने नहीं बल्कि जेफरी बार्थ। ये जेफरी बार्थ कोई और नहीं बल्कि केविन जिहाद के घर पर मौजूद एक लड़का था जिसने पूरा पार्टिसिपेट किया था रेचल को किडनैप करने में और उसके हाथ पैर वगैरह बंधवाने में, उसको मारने में भी पूरा उसका रोल था। इस जेफरी बार्थ की मां को जब पता लगा कि रेचल मिसिंग है और जाकर जब उसने अपने बेटे यानी कि जेफरी बार्थ से बात करी तो वो बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रहा था। तो जेफरी बार्थ की मां को लगा कि उसके बेटे को कुछ पता है कि रेचल का कहां पर हो सकती है, उसके साथ क्या हुआ है। तो उसकी मां ने खुद जाकर पुलिस वालों को कहा कि मेरे बेटे से पूछताछ करिए, उसको कुछ पता हो सकता है। तो जैसे ही पुलिस वालों ने जेफरी बार्थ को उठाया, उसके दो पटे लगाए और पटे लगाते ही ये जेफरी बार्थ टूट गया। उसने सब कुछ बता दिया और जैसे ही बताया पुलिस वालों ने पूरे शहर में फैले हुए इस पूरे नॉर्थ वेस्ट माफिया के लड़कों को उठाया और एक एक करके पूछताछ करने लगे, इंक्लूडिंग डिगी। अब यहाँ सबसे बड़ी भसड़ देखिए, जितने भी लड़के थे ये सारे के सारे बर्बाद लड़के, इन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि नहीं हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो वहां थे ही नहीं, अगर थे तो हमने किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं किया, जो भी किया डिगी ने किया। सभी लोग डिगी का नाम ले रहे थे। पुलिस वालों ने मैथ्यू को भी उठाया और मैथ्यू की जब सर्विस करी उसने तुरंत बता दिया कि रेचल की बॉडी आपको वहां मिलेगी और इंक्लूडिंग सब कुछ उसने बताया। मुझे इतनी डिटेल में कैसे पता चल पाया, क्योंकि हर लड़का बयान दे रहा था, हर लड़का पूरी डिटेल में बता रहा था ताकि वो क्लियर हो जाए। और इसी क्लियरेंस के चक्कर में बहुत बारीक डिटेल्स इस केस की बाहर निकल कर आई और वो सभी मीडिया के अंदर भी आई और उसी को रीड कर करके मुझे पता चला कि इस केस के अंदर एक्चुअली में क्या हुआ था। टोटल 8 लड़कों के ऊपर आरोप साबित हुए और इन 8 को झप लिया गया पुलिस द्वारा और इनका ट्रायल चलना था, इंक्लूडिंग डिगी। ये डिगी सबसे बर्बाद। जब भी कोर्ट के अंदर ट्रायल होता, रेचल के माता पिता कोर्ट के अंदर मौजूद होते और स्पेशली रेचल के माता पिता की तरफ देखकर बहुत जोर जोर से हंसता पूरी कोर्ट के अंदर। ऑब्वियसली इसको कोई भी रिग्रेट नहीं था, कोई भी रिमोर्स नहीं था जो उसने किया रेचल के साथ, उसके लिए इसको कुछ भी पछतावा नहीं था। 16 साल का नेथन लवलेस, जो सबसे पहले जिसका घर था, जो पूरी पार्टी के लिए प्लान किया गया था, बट उसका बाप आ गया था मौके पर, इसलिए वहां पार्टी नहीं की गई। वही नेथन, उसको 116 दिनों की सिर्फ जेल की गई क्योंकि उसका कोई ज्यादा रोल नहीं था, इसलिए सिर्फ 116 दिन ही उसको जेल में बिताने थे। 20 साल का टोनी, जिसने रेचल की आवाज़ों को दबाने के लिए, उसकी चिल्लाहटों को दबाने के लिए म्यूजिक वॉल्यूम बढ़ाई थी और उसी ने टेप दी थी डिगी को ताकि वो रेचल का मुंह बांध सके। इस टोनी को 9 सालों की सजा दी गई। 22 साल का जेफरी बार्थ, जिसकी मां ने जाकर पुलिस वालों को टिप दी थी और बाद में सबसे पहले पुलिस वालों ने जेफरी बार्थ से ही पूछताछ करी थी, इसको 10 साल की सजा सुनाई गई। इसके अलावा मॉरिस, जो कि सबसे अच्छा दोस्त था, प्रिटेंड कर रहा था वो अपने सबसे अच्छे दोस्त होने का, रेचल के सामने उसको 26 सालों की सजा सुनाई गई। 17 साल का मैथ्यू, जो कि जीप के अंदर बैठा था और उसने पूरा रोल अदा किया रेचल की हत्या में, उसको भी 26 साल की सजा सुनाई गई। 32 साल का केविन जिहाद, जो कि इस पूरा मास्टरमाइंड था डिगी के साथ, उसी ने बताया था कि डिगी को कि आगे रेचल के साथ क्या करो, उसको 37 सालों की सजा सुनाई गई। 22 साल का जॉन विटनेगर, जिसकी वो जीप थी जो पूरे शहर के अंदर लेकर घूमा था, उसको भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई। और एंड में फाइनली ये डिगी, ये बर्बाद जॉन डिगी एडरसन, इसको भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई, वो भी गैर जमानती। ये सारी की सारी सजाएं गैर जमानती थी, मतलब ये सजा पूरी करके ही ये लोग बाहर आ सकते हैं। और जो लाइफ इन प्रिजन है वो तो लोग बाहर भी नहीं आ सकते। आज भी ये जॉन डिगी एडरसन वाशिंगटन की ही एवरेट शहर की जेल में बंद है और अपनी सजा काट रहा है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद से ही अमेरिका के अंदर एक नया लॉ बनाया गया, SHB 1236,
और ये लॉ आज भी कहता है कि अगर कोई व्यक्ति दिख रहा है प्रॉब्लम में है, किसी की वजह से प्रॉब्लम में है और आप उसकी हेल्प नहीं करते, आप उसको ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं, तो ये आपके ऊपर एक क्रिमिनल ऑफेंस बनेगा, आपके ऊपर धाराएं लगाई जा सकती हैं, आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है उसकी हेल्प ना करने के लिए। क्योंकि रेचल के पास ऐसे 3 मौके आए जब ये मॉरिस, उसका सबसे अच्छा दोस्त, 2 बार उसकी हेल्प कर सकता था, उसको वहां से भगा सकता था, उसको छोड़ सकता था। तीसरा मौका ट्रिसा, जो कि केविन की गर्लफ्रेंड थी, वो भी उसको छोड़ सकती थी, अगर वो जाने देती उसको वहां से तो बेचारी रेचल बचाई जा सकती थी, बट किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं करी और बेचारी रेचल को अपनी जान देनी पड़ी। टीकी ने अपने बयानों के अंदर ये भी बताया कि जब वो उसको गोली मारने वाला था उस टाइम पर रेचल के हाथ कुछ इस तरीके से थे, वो भगवान से दुआ कर रही थी कि वो किसी तरीके से बच जाए, बट जैसे उसने गोली मारी वो इसी पोजीशन में आगे की तरफ जा गिरी और उसके जो कब्र थी जहां पर वो गिरी थी उस जगह पर आज भी उसके पूरे वो कब्र के अंदर वो निशान है। ऐसे कैसे वो मिट्टी के अंदर छप गए, क्योंकि वो इसी तरीके से दफनाई गई थी, वो निशान आज भी हैं। उस ग्रेव को भरा नहीं गया बल्कि एक मॉन्यूमेंट बना दिया गया इस बिल के लिए। ये जो नया कानून बना था इस बिल का वो मॉन्यूमेंट बनाया गया। सो बहुत ही दुखद केस था बेचारी रेचल का, क्योंकि ऐसी उम्र सबकी आती है जब ध्यान भटक जाता है, जिंदगी में समझ नहीं आता कि कौन सही है कौन गलत है। इसीलिए अगर आप माता पिता है तो आप अपने बच्चों का बिल्कुल ख्याल रखें। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि आपके बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं तो बेशक आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़े, बेशक आपको अपने बच्चों की मर्जी के खिलाफ जाना पड़े, बट आपका स्ट्रिक्ट एक्शन उनकी जिंदगी सुधार सकता है। सो आप उसको लेने में बिल्कुल भी कतराएं नहीं, स्ट्रिक्ट एक्शन लें, क्योंकि उससे आपकी बच्चे की जिंदगी बच जाएगी। एक बार तो उसको बुरा लगेगा कि उसके माता पिता ने उसको ये सब करने से रोक दिया, बट जब वो बड़ा हो जाएगा या फिर हो जाएगी उसको पता लगेगा कि हाँ उसके माता पिता ने सही रोका था और ये रोकना भी आपका एक फर्ज ही है। आप इस फर्ज को जरूर अदा करें। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा काम हो रहा हो, किसी के ऊपर टॉर्चर हो रहा हो या फिर किसी की जान खतरे में हो और अगर आप देखकर उसको इग्नोर करते हैं तो लिटरली आप भी उसमें गुनहगार हैं, क्योंकि आप हेल्प कर सकते हैं, आप खुद नहीं कर सकते तो कम से कम पुलिस वालों को बुला दीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं। खैर मैंने स्टोरी की बैक स्टोरी फोटोज पहले से ही मेरे इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल में अपलोड कर दी हैं, जो मैं यहाँ नहीं दिखा सकता। सो अगर आपको देखनी है तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ जाकर फॉलो कर लें, ब्रॉडकास्ट चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आप किसी भी स्टोरी की फोटोज और फुटेज पहले से ही देख सकते हैं जो भी उससे रिलेटेड होगी। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट लिजा येप्थोमी को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।